गाइस वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस आज हम मानेंगे कि 27 मार्च हमारा 2023 का हिंदू एनालिसिस करेंगे। हम आज बहुत इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ हैं और आपके कुछ क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स के, तो देखते हैं आज का क्या है, क्या इंपॉर्टेंट आया है। सबसे पहले कर लेते हैं हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चंस आए हैं वो कर लेते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू दी, तो आपसे ऑप्शन में लिखा हुआ है ईस्ट ऑफ अक्साई चिन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इज ईस्ट ऑफ ले, थर्ड ऑप्शन इज नॉर्थ ऑफ गिलगिट, फोर्थ ऑप्शन इज नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। तो आपको इन चारों में से बताना है कौन सा ऑप्शन में सियाचिन ग्लेशियर सिचुएटेड है। सेकंड पॉइंट में क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ अ पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज इज प्लेस अंडर शेड्यूल 6 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ इट। फर्स्ट ऑप्शन में दे रहा है कि लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट दैट प्लांट। Second option is such a plant cannot be cultivated under any circumstances. Third option कह रहा है it is genetically modified crop plant. Fourth option कह रहा है कि such a plant is invasive and harmful to the ecosystem. ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में गाइज वो यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा है कि ना विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, सेकंड ऑप्शन इज फंडामेंटल राइट, थर्ड इज योर प्रीएम्बल, फोर्थ ऑप्शन इज सेवेंथ शेड्यूल। ठीक है, तो इनमें से आपको सिलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट बताता है। अब हम क्वेश्चंस को आंसर कर लेते हैं, आप चेक कर लेना कि आपके कितने आंसर्स ठीक हैं। ठीक है, तो सियाचिन ग्लेशियर याद रखना नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली में ये सिचुएटेड है। अगर पर्टिकुलर स्पीशीज़ अगर हमने शेड्यूल 6 में रख दी है तो इसका मतलब ये होता है कि उस प्लांट को कल्टीवेट करने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स एन आइडियल स्टेट, तो डेफिनेटली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारा इसके अंदर आता है। ठीक है, फर्दर देखो इसके आंसर्स मैंने लिख भी दिए हैं और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी इसका एक मैंने वो भी ले रखा है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द हिंदू एनालिसिस पार्ट। नाउ देखो हिंदू एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ हैं वही हम कवर करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। और देखो यहाँ पर ना हमारे पास इसरो वाला पॉइंटर जो है वो नेक्स्ट में आर्टिकल में बहुत अच्छे से दिया हुआ है पेज 12 में, दैट विल डिस्कस देयर ओनली। यहाँ पर देख लो, देखो व्यू का ना वर्ल्ड आपका हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है जो कि 359 मीटर की हाइट पे बिल्ड किया गया है चेनाब रिवर जम्मू एंड कश्मीर रियासी डिस्ट्रिक्ट में, जिसने यहाँ पर पूरा ट्रैक माउंटेड बना रखा है, ट्रॉली सी भी बनाई हुई है। तो इसमें बहुत अच्छा मतलब ये चेनाब रेलवे ब्रिज है, पार्ट ऑफ उधमपुर श्रीनगर बरमूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट है ना। कश्मीर वैली को ये रेस्ट ऑफ द कंट्री से कनेक्ट करने के लिए ब्रिज बनाया जा रहा है, तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। देखो सारा स्क्रीन के बारे में आया हुआ है, पूरा डिटेल न्यूज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो सारा स्क्रीन जो है वो आपके किस उसमें आता है। एक तो इवन स्पीशीज़ है फॉल अंडर दी वनरेबल कैटेगरी, ठीक है, एंड कैन नॉट बी केप्ट इन कैप्टिविटी। इससे ज़्यादा उसमें और जाने की ज़रूरत नहीं है। ड्रास्टिक पार्स अपॉन द एग्जीक्यूटिव थ्रू सेक्शन 144 अनएक्सेप्टेबल। तो इधर फॉर्मर CJI UU ललित जो थे उन्होंने करंट स्टेट ऑफ अफेयर में बताते हुए कहा कि भाई जो अर्जेंट स्टेप लेने की ज़रूरत है, तो उन्होंने लॉन्च किया कुछ रिपोर्ट एंड स्टेट एट प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स विच वर इशूड 6100 टाइम्स इन नेशनल कैबिनेट 2021। तो उस पर ही बात चल रही है। देखो सेक्शन जो ना 144 है, इसके बारे में कुछ जान लो कि सेक्शन 144 ऑफ CRPC इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन नेशन। ठीक है, अब CGI में है क्या ये, इसमें ना CGI मेड इट कमेंट वाइल स्पीकिंग एट द लॉन्च इवेंट, इसमें यूज़ एंड मिसयूज़ है इसका यहाँ पर बताया था इन्होंने। ठीक है, तो इसमें एग्जामिन करने के लिए उन्होंने पूरा कहा कि भाई 54 ऐसे ऑर्डर्स आए हैं जो कि इन्फोर्समेंट ऑफ सेक्शन 144 को करते हैं। तो ये ना इमरजेंसी प्रोविज़न होता है किसी भी राइट को प्रिवेंट करने के लिए, मेंटेन ट्रैंक्विलिटी एंड पीस को करने के लिए सेक्शन 144 लगाया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर एक बात रखी है, सेक्शन 144 ज़रूरी था बनाना, मैंने आपको बता दिया। रेगुलेट द सेल ऑफ बाम्स और कफ सिरप्स आर ऑफन यूज्ड ऑन ड्रग्स, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो जो भी चीज़ आपका क्या ट्रिगर करे, राइट्स या ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करने या पीस मेंटेन करने के लिए ऐसा लगाया जाता है। तो इतना आपके लिए ज़रूरी था जानना। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। आसाम का जो बोडोलैंड है ना टेरिटोरियल काउंसिल है, वहाँ पे ना मिशन हैप्पीनेस ये लोग लॉन्च करने जा रहे हैं ताकि पॉसिबिलिटी बढ़े, पीस एंड हैप्पीनेस बढ़े, इंटरलिंक सब्जेक्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर पूरा जो ये मिशन हैप्पीनेस है, पूरा 9000 स्क्वायर किलोमीटर का जो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन है, जिसमें कि 4 तरह के डिस्ट्रिक्ट आते हैं, बक्सा, चिरांग और कोकराझार एंड उदलगिरी कोकराझार। ठीक है, तो रेन ऑफ पीस बेसिकली यहाँ पर ये इंट्रोड्यूस करा जा रहा है कि पॉसिबिलिटी बढ़े इन चीज़ों की, है ना, लोग इसके बारे में पढ़ें और इसमें ही समझें। उसके बाद यहाँ पर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बोडोलैंड यूनिवर्सिटी भी है जो सेल्फ स्कूल रन करेगा, हैप्पीनेस वगैरह मैंने बताया ना अभी आपको। तो फिर ये 4th एशियन खो खो चैम्पियनशिप तमिलपुर में हो रही है, तो नॉलेज फेस्टिवल है ये कोकराझार में हो रहा है। ठीक है,
और इसमें देखो कि जो आपका बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन है ना, ये बोडोलैंड टेरिटोरियल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स फॉर्मली था। हिस्ट्री ऑफ एक्सट्रीमिज्म यहाँ पर बहुत ज़्यादा था, स्टेटहुड मूवमेंट बहुत ज़्यादा चल रही थी, बहुत वायलेंस देखा है इस शहर ने। इसी वजह से कोशिश की जा रही है कि पुराने सारे दर्द ख़त्म हो और हैप्पीनेस वाले ये सराउंडिंग और कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए गाइस ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, और मेकिंग सेंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लोकसभा एमपी। देखो अभी रिसेंटली हम सभी जानते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हटाए गए, उनको आपको डिफेमेशन का केस लगा राहुल गांधी जी पर। ठीक है, तो अब हमें ना इससे रिलेटेड ना कुछ आर्टिकल समझने हैं जो ऑथर ने लिखे हैं और इसको हमें ध्यान में रखना है। देखो इनके डिस्क्वालिफिकेशन से ना ऑथर का कहना है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल इश्यूज भी रेज हुए हैं। तो लीगल कम्युनिटी जो है मिस्टिफाइड बाय द हार्शनेस ऑफ द सेंटेंसेस। ठीक है, इसमें ना पहली चीज़ उन्होंने समझाई हुई है कि देखो जो सेक्शन 8 है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 का, वो स्पेसिफाई करता है बहुत सारे जो ऑफेंसेस हैं, कन्विक्शंस हैं, डिस्क्वालिफिकेशन जो करवाते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर का। तो कह रहा है इसमें ना क्लॉज 3 था ऑफ दिस सेक्शन, जो ये बोलता है कि पर्सन जो कन्विक्ट होता है ना एनी ऑफेंस अदर देन दोज मेंशन्ड इन दोज 2 क्लॉजेज and not sentenced to not less than 2 years shall be disqualified from the date of conviction only। लेकिन ये कह रहा है कि इसी में क्लॉज 4 है जिसको एग्जेम्प्ट करता है सिटिंग मेंबर को फ्रॉम इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन फॉर 3 months टू इनेबल देम टू अपील अगेंस्ट द कन्विक्शन। ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात का। अब ये जो क्लॉज है वो स्ट्रक डाउन एज अल्ट्रा वायर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 2 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द ग्राउंड दैट द पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है टू इनेक्ट एज एन एग्जेम्पशन फ्रॉम सिटिंग मेंबर्स। तो कह रहा है कि ना एक केस था, ध्यान से समझना, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का, और इसी से इफेक्ट में आई जजमेंट दैट देयर इज नो इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन किसी भी सिटिंग लेजिस्लेचर का नहीं होगा एज सुन एज ही इज कन्विक्टेड। ठीक है, कन्विक्टेड अगर हो तब बात अलग है, लेकिन इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। हाउएवर द कोर्ट मेड इट क्लियर दैट इन द इवेंट ऑफ अपीलेट कोर्ट स्टेइंग द कन्विक्शन ऑफ द सेंटेंस, डिस्क्वालिफिकेशन लिफ्ट किया जा सकता है, मेंबर्स विल रिस्टोर टू हिम। ऐसा बताया गया था इस वाले केस में, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का केस है। अब ये कह रहा है कि इसमें ना प्रेसिडेंट का रोल क्या होता है। तो कह रहा है आरपी एक्ट यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में सेक्शन 8 का जो 3rd क्लॉज है वो बताता है कि डिस्क्वालिफिकेशन अगर कन्विक्शन है सब्जेक्टेड टू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन इन नंबर ऑफ केसेस। तो सब पूरा सरफेस व्यू जो प्रोविजन का अगर आप देखें तो मूवमेंट कन्विक्शन या सेंटेंसेस अनाउंस किए जाते हैं बाय द ट्रायल कोर्ट, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर विल स्टैंड डिस्क्वालीफाइड। तो अपॉन सच डिस्क्वालिफिकेशन सीट इन द लेजिस्लेचर शिल फॉल वैकेंट, है ना, अंडर आर्टिकल 101 का 3rd का ए का क्लोजर रीडिंग रिवील करती है कि द वर्ड शैल बी डिस्क्वालीफाइड यूज देयर कैन नॉट मीन इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन इन वर्ड्स लाइक शैल स्टैंड डिस्क्वालीफाइड और यूज इन दिस क्लॉज। यहाँ पे कह रहा है कि देखो इसमें क्लॉज ये नहीं यूज़ करा हुआ कि भाई इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन और शैल बी डिस्क्वालीफाइड में बोला हुआ शैल स्टैंड डिस्क्वालीफाइड। तो दे वुड हैव सर्टेनली मेंट दैट इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ एनी अदर अथॉरिटी इज नॉट गुड। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये पूरा बताने की कोशिश कर रहे हैं जो लॉ है क्रिमिनल डिफेमेशंस का, उसको रिव्यू करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि जितने भी इलेक्टेड पॉलिटिकल पर्सन हैं उनको ये डेंजर ना हो कि भाई कब हमें हटा दिया जाएगा। ठीक है ना, उसके साथ ही साथ देखो यहाँ पर दे रखा है आर्टिकल 103 के बारे में। तो समझो जितने भी आर्टिकल्स पेपर में आते हैं ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आर्टिकल 103 क्या कह रहा है? आर्टिकल 103 ये कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज दैट अथॉरिटी हु डिसाइड दैट अ सिटिंग मेंबर हैज बिकम सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन इन ऑल केसेज विच कम अंडर आर्टिकल 102 का फर्स्ट क्लॉज। कि जितने भी सिटिंग मेंबर्स हैं वो सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग होंगे? आर्टिकल 102 का फर्स्ट क्लॉज। अब जो सब क्लॉज है इसका ई पार्ट उस आर्टिकल का रिलेट दैट ऑल केसेज जो भी डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड अंडर द आरपी एक्ट 1951 विच इंक्लूड डिस्क्वालिफिकेशन कन्विक्शन के बेसिस पे होगा, सेंटेंस के बेसिस पे होगा। कहाँ लिखा हुआ है? अंडर सेक्शन 8 का 3rd का पार्ट। ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन शुरू हो जाता है ऑन द स्कोप ऑफ आर्टिकल 103, जिसमें क्या कहता है आर्टिकल 103? वो ये कहता है कि अगर क्वेश्चन राइज होता है कि सिटिंग मेंबर को सब्जेक्ट टू एनी डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन है तो अंडर आर्टिकल 102 का फर्स्ट क्लॉज में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन शैल बी रेफर टू द प्रेसिडेंट ऑल्सो, उसका डिसीजन फाइनल होता है। देर इज़ अ व्यू दैट आर्टिकल कैन बी इन्वोक्ड ओनली कब? जब डिस्प्यूट अराइज हो जाए कि डिस्क्वालिफिकेशन करना है या नॉट अदरवाइज। बट दिस आर्टिकल कवर्स डिस्क्वालिफिकेशन अराइजिंग कन्विक्शन फॉर डिफरेंट ऑफेंसेस। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में एक और केस आया तो कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में होल्ड किया इस पोजीशन को। तो जजमेंट सेज दैट प्रेसिडेंट परफॉर्म एजुडिकेटरी एंड डिक्लेरेटिव फंक्शंस हियर। तो बहुत अलग अलग केसेस हैं। तो प्रेसिडेंट कैन सिंपली डिक्लेयर दैट जो सिटिंग मेंबर है हैज़ बीन सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन, बट इंटरवेंशन प्रेसिडेंट की बहुत ज़रूरी है अंडर आर्टिकल 103 इवन इन केसेस वेयर अ सिटिंग मेंबर हैज़ बीन कन्विक्टेड एंड डिस्क्वालिफिकेशन। तो ये कह रहा है कि जजमेंट लिली थॉमस में भी कुछ सर्टेन फ्लॉज थे दैट इज सेज दैट पार्लियामेंट कैन नॉट इनेक्ट एनी टेम्परेरी एग्जाम्पशन इन फेवर ऑफ सिटिंग मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। बट आर्टिकल 103 क्या कहता है
He provides some kind of exception in the case of sitting members by stating that disqualification is sitting member shall be decided by the president. तो 10 कॉन्स्टिट्यूशन को एक डिस्टिंक्शन करने की इटसेल्फ मेक्स अ डिस्टिंक्शन कि कैंडिडेट एंड सिटिंग मेंबर अलग अलग मामला है. दिस वाज इग्नोर्ड बाय द जजमेंट एंड द कोर्ट स्ट्रक डाउन 3 मंथ विंडो उन्होंने करी थी. तो फर्दर सच अ टेम्परेरी एग्जाम्पशन इज इन फेवर ऑफ सिटिंग मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर इज अ रीजनेबल रिक्वायरमेंट. तो दे नॉट ओनली, मतलब हालांकि वो फेवर वाली कोई बात नहीं, आप सिर्फ इतना समझो कि कौन कौन से आर्टिकल्स में कौन कौन से केसेस में कौन सी बात की गई है. तो सेक्शन 8 का जो 4th क्लॉज है वॉज इनेक्टेड टू डील विद प्रिसाइजली ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर प्रोविजन में क्लॉज 4 और सेक्शन 8 का या इस तरह का कुछ नोटिफिकेशंस कुछ क्रिएट हो जाते हैं, तो सेक्शन 8 का 3 का यूज़ किया जाता है. विल बी डिस्क्वालीफाइड, डजंट स्पेसिफाई विद अथॉरिटी. कौन सी अथॉरिटी डिस्क्वालीफाई करेगी ये भी नहीं पता होता है. तो क्या हुआ भाई, तो अल्टीमेटली एन इशू टू रिफ्लेक्ट ऑन. तो क्या क्या चीज़ें जो हमें इस पूरे केसेस से समझ आई हैं उसके सारे मुद्दे यहाँ दिए हुए हैं. तो यहाँ ये कह रहा है जो लॉ क्रिमिनल डिफिनेशन का है डेफिनेटली उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है. बहुत सारी कंट्री यूके यूएस ने स्क्रैप ही कर दिया है. इंडिया को नेबर श्रीलंका हैज़ टू हैज़ डन अवे विद इट. तो रियलिस्टिक सिचुएशन है जहाँ पर सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स को जेल किया जा रहा है फॉर मेकिंग ह्यूमरस ऑफ और ऑफ कफ रिमार्क्स इन द इलेक्शन स्पीचेस. 1965 में सुप्रीम कोर्ट हैड ड्रॉन द अटेंशन ऑफ द जुडिशल सिस्टम द नीड फॉर एन लिबरल अप्रोच अपनानी पड़ेगी यहाँ पर. ठीक है, ऐसा बताया गया इसके अकॉर्डिंग. ठीक है, तो हमें केसेस समझने हैं कौन से केस में क्या था. कुलतार सिंह वर्सेस मुख्तार सिंह केसेस में भी अलाउंस बोला गया था भी, है ना, कि कुछ भी ऐसा हो तो फिर cold atmosphere, I target at cold atmosphere judicial chamber, some allowance must be made and impugned speeches must be considered in that light. तो इन आर मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज पोटेंशियल रूलिंग पार्टी है ना, हर पॉलिटिकल पार्टी. तो सो एवरी पॉलिटिकल लीडर इज एक्सपोज टू द डेंजर ऑफ बीइंग हॉल्ड अप फॉर डिफेमेशन. तो पीपल ऑफ मेच्योर डेमोक्रेसी मस्ट बी एबल टू एंजॉय ह्यूमर विदाउट एनी फियर. People must learn to laugh at themselves, otherwise we will always be busy sending people to jail. तो ऐसा इनका ऑथर का कहना है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है. तो मैंने आपको केसेस समझाती हैं, दैट्स इनफ. चलो, ये श्रीलंका वाला पॉइंट भी गाइस अभी हम समझेंगे नेक्स्ट आर्टिकल में, देन विल कवर इट. अच्छा देखो, यहाँ पर आता है कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस बेस्ड फंडिंग के बारे में समझो. देखो, तमिलनाडु का जो हेल्थ मॉडल है बहुत आइकॉनिक है ना, क्योंकि सारा इक्विटी प्रोवाइड करना, डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर और एक बिग इंप्रूवमेंट करना मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कवरेज में, इसकी वजह से आपका फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट कम हुआ है ना. तो कंपेयर टू द ऑल इंडिया एवरेज इन द पब्लिक सेक्टर जिसमें जहाँ पे डॉक्टर्स आपके 19,866 डॉक्टर्स हैं, नर्सेस का सारा डेटा इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है. तो यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ना डिसेंट्रलाइजेशन करने के फ़ायदे क्या होते हैं. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब समझते हो आप, सेंट्रलाइजेशन ना होना. सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि भाई किसी एक के पास ही पार है ना. तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जैसे हमारा देखो सिस्टम जो है हमारा कितना अच्छा है ना, पॉलिटिकल सिस्टम. एक यूनियन अपना काम कर रही है, स्टेट सब्जेक्ट्स होते हैं, स्टेट अपना काम करती है, लोकल गवर्नमेंट अपना काम करती है. दिस इज़ अबाउट द डिसेंट्रलाइजेशन. तो स्टेट गवर्नमेंट ना प्रीमियम पे करती है ₹849 पर फैमिली. लास्ट बजट में भी उन्होंने अलॉट किया कि 1200 करोड़ हम इंश्योरेंस कवर को देंगे. एलिजिबल फैमिलीज 1.37 करोड़ हैं और हम करेंगे. यूनियन गवर्नमेंट इसमें से 60/40 का रेशो चलता है. तो 77 लाख जो फैमिलीज़ हैं फॉल अंडर दिस कैटेगरी, बाकी सबको स्टेट प्रीमियम देता है 60 लाख फैमिलीज़ को. तो सेंट्रल गेन इज़ डिसेंट्रलाइजेशन. क्यों, कैसे? क्योंकि मेडिकल एंड हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन को पावर दी है एडमिन सब्सटेंशली ट्रांसफर टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. परचेज वो ड्रग्स कर सकते हैं. रेड टेपिज्म खत्म कर दिया बिल्कुल उन्होंने. तो डिसेंट्रलाइजेशन है ना, सबसे बड़ा काम क्या होता है, रेड टेपिज्म. बहुत सारे लोगों को फाइल्स देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे लोगों से अथॉरिटी पे साइन कराने की ज़रूरत नहीं है. आपको उसी पावर दे दी है, आप यहाँ पे अच्छा संभाल पा रहे हैं. देखो ना, लोकल गवर्नमेंट को पावर है कि वो अपने अकॉर्डिंग काम कर सकती है. तो ऐसे ही रेड टेपिज्म को भी हटाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि डिसेंट्रलाइज करा जाए. तो डिसेंट्रलाइजेशन से होता क्या, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट एम्पावर हो जाता है ना. जैसे मान लो मैं एक स्कूल है, स्कूल के मैंने टीचर्स को दिया हुआ है कि भाई मैं प्रिंसिपल हूँ, मैंने टीचर्स को बोला हुआ है कि आपने सब्जेक्ट में कैसा अच्छा बेस्ट पढ़ा सकते हो आप पढ़ाओ. आपके हाथ में है, अच्छी आप किताबें मंगवाओ या अच्छा वीडियो सेटअप करो, वट एवर द वे यू लाइक, बच्चे को समझ आना चाहिए. तो देखो यहाँ पर भी ऐसे ही किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन को एम्पावर करा जा रहा है इंडिविजुअल डिपार्टमेंट में, ताकि प्रायोरिटाइज हो कि नीड क्या है पेशेंट केयर की, हैसन मचाने की ज़रूरत ना पड़े, एविडेंस बेस्ड मेडिकल एडवांसमेंट की जाए. तो ऑन द फ्लिप साइड चलो अगर आप, तो एवरी डिपार्टमेंट द मेडिकल कॉलेज के पास इंडिविजुअल एस्टैब्लिशमेंट है. हर डिपार्टमेंट कम्पीट करता है दूसरे से अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के, लॉसेस मिनिमाइज़ करने के लिए. फ्लिप साइड है, देखो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाता है. तो एज अ रिजल्ट सेकेंडरी टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम आर व्यूइंग पेशेंट विद देयर एंड देयर एलिमेंट्स थ्रू द प्रिज्म ऑफ इंडेमनिटी. तो नेगोशिएशन जब इंश्योरेंस कंपनी से करने जाओ वो बहुत कम्बरसम हो जाता है, बड़ा कन्फ्यूजिंग, बड़ा अजीब सा मामला.
फॉर द ऑलरेडी ओवरवर्क पेशेंट जो केयर टीम्स है ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन डिलेज बाय इंश्योरेंस कंपनीज की वजह से क्या होता है, सारा शिफ्ट जो फोकस होता है ना हॉस्पिटल का फ्रॉम पेशेंट केयर, टीचिंग एंड रिसर्च टू क्लेमिंग मनी फ्रॉम कंपनी, इसी में चला जाता है। पेशेंट से सारा हट के केयर कहाँ जा रही है, इंश्योरेंस में पैसा कितना मिलेगा। अब प्रपोर्शन ऑफ परमानेंट स्टाफ अगर देखो तो तुम्हें शर्म आ जाएगी कि विद रिस्पेक्ट टू राइजिंग पेशेंट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट राइज कर रहे हैं और उल्टा देखो वहाँ पर क्या हो रहा है, अपॉइंटमेंट जो 6000 नर्सिंग स्टाफ की है, 9800 एलीड हेल्थ केयर वर्कर्स की, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज, बहुत इनको कम पैसा मिलता है। तो अगर ना अब दो तरह की कैटेगरीज बन गई हैं, कौन कौन सी कैटेगरी बन गई, एक कैटेगरी बन गई परमानेंट हाई पेड क्लास वर्सेस एक टेम्परेरी लो सैलरीड क्लास। तो अलार्मिंग एट्रिशन रेट होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ, लॉस ऑफ आपका वेल ट्रेंड स्टाफ नहीं होगा, तो क्वालिटी ऑफ सर्विस डेफिनेटली हैम्पर करेगी, है ना। तो फिर इसके बाद डॉक्टर्स इन द प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर जो है फंक्शनिंग लाइक मैनेजर्स रादर देन क्लिनिशियंस, तो देयर फोकस सीम टू बी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ की सारी स्कीम्स बन जाएँ और हमें पैसा कैसे मिल जाए। तो दिस सोसाइटी रिक्रूट डॉक्टर्स होना 11 मंथ कॉन्ट्रैक्ट में जाती हैं और उनको 60,000 मंथली अपॉइंटमेंट दे देंगी, नर्सिस को 15,000 दे देंगे। तो इतना गंदा हाल कर रखा है कि क्या बताऊँ मैं आपको। तो बस स्टेट हैज़, उसके बाद देखो यहाँ पर और समस्याएं समझो। स्टेट हैज़ तमिलनाडु गवर्नमेंट इन सर्विस डॉक्टर रिजर्वेशन स्कीम में स्टेट हैज़ 10,725 MBBS सीट्स पर ईयर इन सेल्फ फाइनेंसिंग एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस। आयरनी क्या है देखो, क्रिएटिंग वॉल्यूम ऑन द वन हैंड एंड पुटिंग एन एंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थ्रू 11 मंथ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्पावरमेंट। तो सोचो एक पंडोरा बॉक्स खोल दिया। पंडोरा बॉक्स का मतलब गाइस होता है सारी इलनेस, सारी परेशानियाँ पंडोरा बॉक्स के अंदर होती हैं। अब आता है यहाँ पर लॉस ऑफ कंपैशन की बात। देखो मेडिसिन कोई भी एब्सोल्यूट साइंस तो है नहीं, या कोई भी ऐसी कमोडिटी नहीं है, बट हमें क्या चाहिए, हमें पैशन और कंपैशन चाहिए। तो लास्ट 50 ईयर्स में वी आर एबल टू अचीव गुड इंडिकेटर्स इन हेल्थ, नॉट बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव अलोन, बट हमारा डॉक्टर्स की वजह से डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक स्टेटा से वो आ रहे हैं। तो इनको एम्पावर नहीं करोगे आप, उनको एम्पावर करो, उनको गुड पेमेंट दो, उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करो, पोस्ट ग्रेजुएशन की उनको फैसिलिटी दो, उनको सुपर स्पेशलाइजेशन सिखाओ, आप मॉडर्न मेडिसिन को कैसे डील करना है, रूरल एरिया तक वो सारी चीज़ें पहुँचाओ, है ना, ताकि सस्टेनेबल सक्सेस मिले ना आपको। तो ये ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि देखो तमिलनाडु में बिटवीन 2012 से लेकर 2021 तक ना 7,783 करोड़ को अलॉट किया गया है। ऑन दिस ओनली ₹2,895 करोड़ को क्लेम किया गया बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। तो दिस डिसप्रपोर्शनेट डिवर्जन ऑफ फंड्स विल फर्दर श्रिंक फंडिंग टू पब्लिक हॉस्पिटल। तमिलनाडु के पास एक यूनिक एंड रोबस्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क है। तो करंट हेल्थ पॉलिसी एंड द मेथोडोलॉजी फॉर इस फंडिंग नीड्स आपका अप्रेजल सो दैट आर जो मोन्यूमेंटल पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है कैन बी सेफ फ्रॉम सिस्टमैटिक ऑब्लेशन से वो बच पाए। ठीक है, तो दिस इज़ दी अदर साइड, है ना। तो ऐसे आपको आर्टिकल में समझना है। आगे देखो यहाँ पे समझो जो मिल्क पाउडर है ना गाइस, अनफिट फॉर कंजम्पशन एंड प्रोटेस्ट टू WFP। ध्यान से समझना, इंडिया हैज़ प्रोटेस्टेड टू द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अगेंस्ट हुम, अगेंस्ट द सप्लाई अंडर ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम। लार्ज क्वांटिटी ऑफ मिल्क पाउडर एंड घी फॉर्म बहुत ज़्यादा ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट पाया गया है। ऐसा कौन बता रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर, प्रोफेसर जो शेर सिंह है राज्यसभा में डे टू डे व्हेन ही वाज क्वेश्चन बोथ बाय कांग्रेस एंड अपोजिशन मेंबर्स फॉर अलाउइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डैमेज मिल्क पाउडर एंड ही रिसीव फ्रॉम WFP। तो मेंबर ने बताया भी हॉरर एंड शॉक ओवर द डिस्पोजल ऑफ व्हाट दे कॉल रॉटन कमोडिटीज, है ना, अमंग द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक पहुंचाया जा रहा है। तो कॉल अटेंशन मोशन ही हुआ इसके लिए, पता है तुम्हें? कॉल अटेंशन मोशन तभी किया जाता है जब कुछ बहुत अर्जेंट नीड आ जाए, है ना, मतलब किसी की जान पे बात आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 4,084 टन ऑफ स्किम्ड मिल्क पाउडर एंड ये जो 742 टन ऑफ घी है रिजेक्टेड। द इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन ने इसको रिजेक्ट किया है क्योंकि माना गया कि इसका ना रिकॉम्बिनेशन मिल्क अच्छा नहीं होता है, डैमेज करता है ये हमारे हेल्थ को। महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी बताया, राजस्थान केनाल बोर्ड ने बोला है कि भाई receive the milk powder and ghee besides some quantity were also sold to bakeries and other processes में भी दिया जाता है which is fine, लेकिन ध्यान रखना मिल्क के लिए ठीक नहीं है। मिल्क पर्पस लिक्विड मिल्क के लिए सूटेबल नहीं है। ह्यूमन कंजम्पशन अदरवाइज फॉर्म में बेकरी वगैरह में हो रही है तो वो ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं अभी। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग IMF बेल आउट। बेल आउट अभी तुम्हें पता है क्या हुआ? बेल आउट का मतलब होता है फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, तो अभी श्रीलंका को मिला है ना। अब एक क्वेश्चन कह रहा है कि भाई वाई आर श्रीलंका एंड पाकिस्तान फेसिंग मेजर मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क, हाउ डज कंट्री डिवेल्युएशन एंड प्राइस राइज अफेक्ट देयर इकोनॉमी। तो व्हाट इज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, व्हाई डज द IMF इम्पोज सर्टेन कंडीशंस बिफोर लेंडिंग मनी टू कंट्रीज। तो IMF ने ना लास्ट टाइम वीक कंफर्म करा है कि $3 बिलियन बेल आउट प्लान करा जाएगा फॉर श्रीलंका स्ट्रगलिंग इकोनॉमी। तो IMF ऑफिशियल्स आल्सो से इन नेगोशिएशन विद पाकिस्तान फॉर $1.1 बिलियन बेल आउट प्लान किया जाएगा। तो ना दोनों ही कंट्रीज ने ना विटनेस किया है डोमेस्टिक प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, एक्सचेंज वैल्यू दोनों करेंसी का ड्रॉप स्टेपली अगेंस्ट द US डॉलर। सच करेंसी क्राइसिस जो है वो जनरली क्यों होता है गाइस? क्योंकि ग्रॉस मिसमैनेजमेंट था नेशन की करेंसी बाय सेंट्रल बैंक, है ना, और ठीक से मॉनेटरी पॉलिसी हैंडल नहीं कर पाई। तो IMF क्या कर रहा है? लैंडिंग कर रहा है ट्रबल इकोनॉमीज को थ्रू नंबर ऑफ लैंडिंग प्रोग्राम्स, एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी के थ्रू, फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइंस के थ्रू, स्टैंड बाय एग्रीमेंट के थ्रू IMF हेल्प कर रहा है।
है ना। तो ये सारी इसकी बातें हैं। और इसमें देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँ, हाउ डज़ IMF हेल्प कंट्री, तो मैंने आपको बता ही दिया, SDR के थ्रू हेल्प करता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, है ना, ऑफन इन द फॉर्म ऑफ दैट। तो कंट्रीज रिसीविंग द बेल आउट, यानी कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रही है, कैन यूज़ द SDR अपने वेरियस पर्पजेस के लिए, इंडिविजुअल सर्कमस्टांसिस को पूरा करने के लिए। तो बोथ श्रीलंका एंड पाकिस्तान आर एन अर्जेंट नीड फॉर US डॉलर, ताकि वो एसेंशियल आइटम्स इंपोर्ट कर पाएँ, फॉरेन डेट को चुका पाएँ, है ना। तो IMF याद रखना वॉज सेटअप इन 1945 आउट ऑफ ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस। प्राइमरी गोल IMF का यही होता है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना, है ना, और कंपीटिंग करेंसी डिवोल्यूशन को प्रिवेंट करना, एक्सपोर्ट प्रमोट करना। तो इवेंचुअली IMF हैज़ इवोल्व्ड एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट टू गवर्नमेंट ऑफ कंट्रीज जो कि सिवियर करेंसी क्राइसिस से नहीं समझ पा रही है कि कैसे बचा जाए। ठीक है, तो प्लीज़ मेमोराइज दिस थिंग। अच्छा, व्हाट आर द स्ट्रिंग, आर देयर एनी स्ट्रिंग्स अटैच्ड टू IMF बेल आउट? IMF यूजुअली इम्पोजेस कंडीशन टू कंट्रीज, कैसे, बिफोर इट लेंड्स मनी टू देम ना। कंट्री में जो भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करनी है तो IMF कंडीशनल लेंडिंग कंट्रोवर्शियल, एज मेनी बिलीव दैट दीज रिफॉर्म्स आर टू टफ ऑन द पब्लिक। सम ऑल्सो हैव एक्यूज IMF लेंडिंग डिसीजन विच आर टेकन बाय यूनियन गवर्नमेंट, है ना, क्योंकि यहाँ पर आप फिर सारा उनका भी डिसीजन चलने लग जाएगा ना, वो जो कहेंगे फिर वैसे करना पड़ेगा आपको। तो कंट्रीज दैट सीक एन IMF बेल आउट आर यूजुअली इन क्राइसिस ड्यू टू सर्टेन पॉलिसी अडॉप्टेड बाय देयर गवर्नमेंट एंड टर्न्ड आउट ऑफ इनमिकल इकोनॉमिक ग्रोथ होने लग जाती है। तो it may not thus not any sense of IMF to throw money at a country when the policies that cause a crisis remain untested. So, an instance IMF may demand a country affected by high price inflation to ensure independence of its central bank. तो corruption भी another issue है। तो IMF lending to troubled economies may turn out to be wasted effort, है ना, क्योंकि यहाँ बता रहा है कि वो पुअर इंस्टीट्यूशंस बन जाएंगे, हाई करप्शन शुरू हो जाएगा, एंड दीज कंट्रीज मोस्ट लाइकली टू स्क्वेंडर द बेल आउट मनी। तो कोई फ़ायदा यहाँ पर वो कह रहा है कि कुछ खास होता नहीं है। तो ये एक बात थी, ठीक है। अब उसके बाद आता है वाई हैज़ तमिलनाडु गवर्नमेंट डिसाइडेड टू मर्ज स्कूल्स। ठीक है, तो मर्ज इसीलिए करा जा रहा है ताकि आपका अचीव हो पाए गोल ऑफ सोशल जस्टिस एंड इनकी क्वालिटी ऑफ स्कूल इन्हांस हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल इन्हांस हो। SDG गोल भी तो है ना हमारा कि सभी को एक हम अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे पाएँ। तो इसी वजह से यहाँ पर ये किया जा रहा है। बहुत सारे स्कूल जो थे ना बहुत ही पुअर शेप में थे, क्योंकि बहुत प्रोलॉन्ग्ड नेग्लिजेंस चला, वाइड स्प्रेड इरेगुलरिटीज़ थी। तो मर्जिंग द स्कूल विदाउट एड्रेसिंग दीज इशूज़, है ना, रिजल्ट इन बीइंग देम डिनाइड द स्पेशल फोकस दे डिजर्व। तो इसी वजह से गाइस ये किया जा रहा है। उसके बाद आपका यहाँ पर स्टूडेंट्स प्ले एमिड प्लास्टिक वेस्ट जनरेटेड बाय फायरवर्क्स स्टॉल्स इन विशाखापट्टनम 2022 में। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं व्हाट इज़ बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसको कैसे हम पैकेजिंग वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। देखो एक UK बेस्ड स्टार्टअप था, उसने क्लेम करा है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ना आप स्टेट ऑफ प्लास्टिक को ऑल्टर कर सकते हो, बायोडिग्रेडेबल बना सकते हो विदाउट लीविंग बिहाइंड एनी माइक्रो प्लास्टिक्स। ठीक है, तो फूड पैकेजिंग और हेल्थ इंडस्ट्री के तो मजे आ गए, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा भाई इनोवेशन मिल गया। तो ई-कॉमर्स जाइंट जैसे कि आपका अमेजॉन है, उसने ना एस्टिमेट करा कि 321 मिलियन किलोग्राम्स ऑफ प्लास्टिक फ्रॉम पैकेजिंग वेस्ट से निकलता है 2021 में, सिर्फ इतना 2021 के अंदर इतना निकला है। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ बिलियन ऑफ बॉक्सेज इज शेप टू कम, है ना। तो ओशन एडवोकेसी ग्रुप है, उसने नोट करा कि जो इनफ प्लास्टिक है ना उसको सर्कल अगर करा जाए तो ओवर 800 टाइम्स एयर पिलोज। तो वाइल Amazon refuted कि भाई ओशंस का जो क्लेम है saying that it would follow the science based approach reducing packaging waste, so there's a lot of left to be done। तो UK बेस्ड जो यहाँ पर इंडस्ट्री आई ना, इसने मतलब स्टार्टअप ने बड़ा अच्छा बताया कि भाई बायो ट्रांसफॉर्मेशन बनाने जा रहे हैं। और बायो ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, एक ऐसी अप्रोच है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी आपका नोवल अप्रोच है जिसमें कि ना आप प्लास्टिक्स को इंश्योर करोगे कि वो रिफ्यूज स्ट्रीम से बाहर हो जाएं और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली उसको प्रोसेस करा जाएगा, ब्रोकन डाउन किया जाएगा। तो ये जो को डेवलप किया गया इंपीरियल कॉलेज इन लंदन, UK एंड ब्रिटेन बेस्ड स्टार्टअप पॉलीमेट्रिया। प्लास्टिक जो इस यूज़ किया जाएगा ना, इस मेड यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी आर गिवन बाय अ प्री प्रोग्राम टाइम ड्यूरिंग, जहाँ पे मैन्युफैक्चर मटेरियल्स को देखा जाएगा, फील लाइक कन्वेंशनल प्लास्टिक और बिना क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया करा जाएगा। तो वंस अ प्रोडक्ट एक्सपायर उसको एक्सपोज किया जाएगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी हो सकता है और बायो ट्रांसफॉर्म इनटू बायो अवेलेबल वैक्स के थ्रू। जो वैक्स है ना ये आपका कंज्यूम भी की जा सकती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खा लेगा तो एक कन्वर्ट हो जाएगा वेस्ट में इनटू वाटर, CO2 एंड बायोमास। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड का पहला ऐसा है जो इंश्योर करेगा कि भाई फुली बायोडिग्रेडेबल हो जाए एनवायरनमेंट के अंदर और इसमें कोई भी माइक्रो प्लास्टिक नहीं होगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी ग्रेट इनोवेशंस। अच्छा, वाई डू वी नीड इट? क्योंकि हमारी कंट्री में बताया जा रहा है कि भाई हमारी मिनिस्ट्री ने बताया, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने, कि हमारी कंट्री खुद 3.5 बिलियन kg प्लास्टिक वेस्ट एनुअली जनरेट करती है। ठीक है ना, तो इससे हमारा भाई और पर कैपिटा प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन हमारा डबल इन द पास्ट 5 years होने वाला है। थर्ड कम्स फ्रॉम पैकेजिंग प्लास्टिक।
वेस्ट, सॉरी। तो इन 2019 प्लास्टिक जो हमारा पैकेजिंग वेस्ट है ना, वो ई कॉमर्स फर्म से बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब बिलियंस किलोग्राम वहाँ पर आ रहा है। तो जॉइंट रिसर्च वगैरह की गई भी, अमेजॉन इंडिया को भी बोला गया, एस्टिमेट करा गया सिंगल यूज़ प्लास्टिक का क्रॉस बहुत ज़्यादा 100 में बढ़ता जा रहा है। तो वेयर कैन दिस टेक्नोलॉजी बी यूज्ड तो दिस इंक्रीज इन कॉस्ट, ताकि ना कहाँ पर आप वेस्ट को फूड पैकेजिंग और हेल्थ इंडस्ट्री के लिए तो बल्ले बल्ले हैं, मतलब अगर वो यूज़ करेंगे इसको तो डेफिनेटली वहाँ पर काफ़ी अच्छा काम होगा। अच्छा, इज़ इंडिया बीइंग यूज्ड इन इंडिया, मतलब यहाँ पे क्या इज़ दिस बीइंग यूज्ड इन इंडिया कर सकते हैं। तो हेल्थ केयर, फार्मा इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी में भाई बहुत अच्छा यूज़ करेगा ये, है ना। बायोडिग्रेडेबल सोल्यूशंस निकालेगा फॉर नॉन वोवन हाइजीन प्रोडक्ट्स लाइक डाइपर्स, नैपकिन, सैनिटरी, और ये फेशियल पैड्स के लिए बहुत होगा। तो आर वी हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन? तो कह रहे हैं, देखो जी, इंडियन गवर्नमेंट ने मल्टीपल इनिशिएटिव्स लिए हैं एंड दे हैव इंट्रोड्यूस प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट गैजेट टू हेल्प टैकल एवर ग्रोइंग प्लास्टिक पोल्यूशंस को बचाने के लिए। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हमने बैन करा है ना, ताकि ना हो। तो नेशनल डैशबोर्ड भी एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ताकि हमारे सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो ट्रैक ऑन कर पाएँ प्रोग्रेस, जो भी एलिमिनेट करना है सिंगल यूज़ प्लास्टिक फैक्ट्रली मैनेज करना है। और इस इवन हमने क्या करा हुआ है, EPR भी बोला हुआ है। EPR बोले तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पोर्टल बनाया हुआ है, ताकि हम ना इम्प्रूव कर पाएँ, ट्रेसिबिलिटी कर पाएँ, फैसिलिटेट कर पाएँ, कंप्लाइंसेस के थ्रू चल पाएँ, ताकि प्रोड्यूसर के पास EPR मतलब क्या, प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इम्पोर्टर ब्रांड ओनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पूरा गुड को सिर्फ बेच के खाली सो ना जाए, बल्कि उसका पूरा देखें कि डिस्पोज हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ली हुई है। तो इंडिया हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड अ मोबाइल ऐप, ताकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को रिपोर्ट करा जाए, ग्रीवेंसेस को, ताकि सेल, यूसेज, मैन्युफैक्चरिंग उसका सही ढंग से हो। ऑल्टरनेटिव तरीका क्या है प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस करने का? भैया आप प्लास्टिक से छोड़ दो और जूट या पेपर बेस्ड पैकेजिंग का इस्तेमाल करो, ताकि प्लास्टिक वेस्ट का होना ही ख़त्म हो जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, चेन्नई जो है, नेशनल एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टार्टअप को भी ऑर्गेनाइज करा था, ताकि अवेयरनेस ऑल्टरनेटिव सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे बढ़े। तो ऑल्टरनेटिव शोकेस वर मेड यूजिंग कोयर या बेगेस, आपका राइस, वीट ब्रांड, प्लांट एंड एग्रीकल्चर रेसिड्यूज, ये सारा का सारा इसको बोला कि ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाए। लोगों को अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं, विच इज़ दी राइट डिसीजन, है ना। यूज़ ही ना हो भाई, ये भी एक तरीका है। आज वर्ल्ड थिएटर डे है, सेलिब्रेट होता है। और आज का जो वोट गाइस आया है, दैट इज क्लेमेंसी। क्लेमेंसी का मतलब होता है गुड वेदर विद कंफर्टेबल टेम्परेचर, जहाँ लीनियंसी है, कंपैशन है, किसी चीज़ को, ऑफेंडर्स को, पर्सन और एजेंसी, चाहे वेदर। सुनाने में क्या है, माइल्डनेस होना, दया करना, मर्सीफुल होना। प्रेसिडेंट ग्रांटेड हिज क्लेमेंसी, द प्रेसिडेंट ग्रांटेड हिम क्लेमेंसी। क्लेमेंसी का मतलब दयावान। मन की बात में गाइस कल एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेस करा गया है प्राइम मिनिस्टर के थ्रू कि भी यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई जाएगी, ताकि लोग ऑर्गन डोनेशन ईजी हो जाए और लोगों को इनकरेज करें, ये लाइफ सेविंग एक्सरसाइज करें सभी। इसरो ने गाइस पुट किया 36 OneWeb सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। तो एजेंसी ने हैवीएस्ट पेलोड रॉकेट यानी कि LVM-3, जो कि मिशन फ्रॉम श्रीहरिकोटा 6th फ्लाइट है ये। द व्हीकल यूज टू अपग्रेडेड S-200 मोटर्स, एनहांस मार्जिन सुटेबल, ताकि गंगायन मिशन के लिए, अपकमिंग मिशन के लिए सुटेबल हो जाए, सक्सेसफुल लॉन्च हो। तो OneWeb कंप्लीट्स इस कॉन्स्टलेशन ऑफ 618 सैटेलाइट्स। तो सेकेंड मिशन नेटवर्क है, फर्स्ट एवर आपका सेट ऑफ 36 सैटेलाइट है जो कि लॉन्च किया जा रहा है। फर्स्ट 16 सैटेलाइट्स को ऑलरेडी प्लेस राइट ऑर्बिट में करा गया था। तो ही सेड मिशन हैड अपग्रेडेड, है ना, वो करा अपग्रेड करने की कोशिश करी जा रही है, ताकि कमिंग जो मंथ में स्पेस एजेंसी PSLV कमर्शियल मिशन जो लेकर आ रही है, GSLV MK3 फॉर चंद्रयान 3 ला रही है ना, ये सारे मिशन को अच्छे से कर पाए। तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन डजंट हैव एक्सेस टू फास्ट रिलायबल कनेक्टिविटी, तो ये सब उसके लिए भी किया जा रहा है। तो OneWeb बेसिकली गाइस एक ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो पावर्ड फ्रॉम स्पेस, ताकि ना कनेक्टिविटी गवर्नमेंट की, बिजनेसेस की, कम्युनिटीज़ की बढ़े। कॉन्स्टलेशंस का इंप्लीमेंट होगा लियो सैटेलाइट्स के थ्रू। तो इंडिया जो भारतीय इंटरप्राइज है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर है यहाँ पर, स्टेक होल्डर OneWeb में। तो दिस इज़ OneWeb's 18th लॉन्च, थर्ड दिस ईयर। तो ब्रिंगिंग द कॉन्स्टलेशन ऑफ इतना, दिस लॉन्च मेजर माइलस्टोन होगा फॉर द कंपनी विद द नंबर ऑफ सैटेलाइट नाउ इन ऑर्बिट enabling global service. The first LEO operator is to reach this milestone. So this is about this news, guys. I think that this is all for today. Thank you so much. Keep liking, sharing and subscribe to our channel.